पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे 403 अरब रुपए कौन से हुकूमती लोग हैं जिनको के काबीना कल ये अप्रूवल देगी और नहीं ये पैसे मिलेंगे, और साथ साथ सदारती रेफरेंस सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए इस हवाले से कानूनी क्या नुकात हैं उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ायर मनसूबाबंदी और चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया वजीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी आपने अप्रूव कर दी है आईपीपीज को जो पेमेंट्स होनी है 403 अरब रुपए की। जी, हमने अपनी एंडोर्समेंट कर दी है। जो एमओयू था, जिस एमओयू को कन्वर्ट करना था, एक माहदे होने थे, उस माहदों के लिए जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और बुनियादी तौर पे वही जो एमओयू था उसी के ऊपर सिवाय एक कंपनी के 47 में से 46 कंपनीज के साथ उनका इत्तेफाक हो गया है और दो सिर्फ उसके अंदर तब्दीलियां हैं जो एमओयू किया गया था। बाकी बुनियादी तौर पे वही है जो एमओयू पहले काबीना जिसकी मंजूरी दे चुकी थी। और एक कौन सी कंपनी है जिसके साथ मुआहदा अभी तक पेंडिंग पड़ा है? एक वो विंड प्रोजेक्ट था, उसका अभी तक जहां तक मुझे याद है जोरलू थी शायद वो कंपनी। तो कितना बड़ा फैसला है जो आज आपकी, कितना बड़ा फैसला है जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने किया और ईसीसी ने, और टोटल पेमेंट्स कितनी होंगी, और जो एक हमें बताया जा रहा है बचत होगी, वो बचत का ब्रेकडाउन दिया गया है कि ये बचत किस तरह से होगी? जी, इसके अंदर टोटल जो बचत का तखमीना लगाया गया है, जो माहदों की जितनी मुद्दत बाकी बची है, और वो हर माहदे की मुख्तलिफ है, कुछ में तो 1-2 साल सिर्फ बाकी हैं, कुछ में 15 साल से ज़्यादा भी बाकी है। उसके अंदर इस दौरानिए के अंदर जो टोटल इन माहदों का है 836 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है बचत का। और बुनियादी तौर पर बचत जो है वो दो तरीकों से आ रही है, 2 या 3 आप कह लें, 3 मोटी मोटी चीज़ें हैं उसके अंदर। एक तो ये कि जो मुआवजा था, जो रेट ऑफ रिटर्न था जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट साइन हुए थे, उसमें उन्होंने कमी के ऊपर इत्तफाक किया है, रजामंदी की है। वो मुख्तलिफ जो माहदे थे, मुख्तलिफ जो डिफरेंट पॉलिसीज थी उसके अंदर मुख्तलिफ रेट्स ऑफ रिटर्न थे, जो भी जहाँ से था उसने एक कमी उसके अंदर एक्सेप्ट की है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि माहदे जो हैं, जो पाकिस्तानी कम से कम इन्वेस्टर्स हैं, उनके माहदे कन्वर्ट कर दिए गए हैं। एक रुपए के अंदर उनको मुआवजा दिया जाएगा बजाय कि वो जो डॉलर से इंडेक्स थे। तो वो जो एक जिस तरीके से पहले 2-3 दफ़ा हो चुका है पिछले 10-15 साल के अंदर कि एकदम से जिस वक्त एक करंट अकाउंट क्राइसिस आता है तो रुपया की कदर में तेज़ी से कमी आती है और उससे बहुत ज़्यादा पेमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो वो दूसरा मसला हल हुआ जी। तीसरा जो है, जो फ्यूल और ऑपरेटिंग कॉस्ट की मद के अंदर था, तो एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट ये होती थी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअली यानी मायदे के मुताबिक जो उनको पेमेंट करनी है वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल जो उनका अखराजात उस मद में हो रहे हैं वो कम है। तो उसकी जो शेयरिंग है उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो गया, यानी उसमें से कुछ जो फ़र्क है इन दोनों रकूम का वो आईपीपी रख सकेगी और बाकी जो है वो हुकूमत को या टैक्स पेयर को दे दिया जाएगा। और उसी से जुड़ा हुआ एक मामला जो आपको पता है बहुत अरसे से चल रहा था कि हीट रेट टेस्ट, तो क्या उसकी एफिशिएंसी का टेस्ट किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। वो कोर्ट्स के अंदर स्टे ऑर्डर्स चल रहे थे, तो वो भी अब मान गए हैं कि वो अब जो है हीट टेस्ट किया जाएगा और एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट के जरिए हीट टेस्ट को करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो असद उमर साहब, इसमें एक क्लैरिफिकेशन, अरशद मैं एक क्लैरिफिकेशन पहले कर दूं। आप जो कह रहे थे, ये 47 जिन्होंने एमओयू साइन किए थे उसमें से 46 जो है उसके साथ अब एग्रीमेंट होने जा रहा है, और एक जिस कंपनी का मैंने जिक्र किया था, लेकिन इसके अलावा 6 और कंपनीज हैं जिन्होंने एमओयू ही नहीं साइन किया था, तो वो इसके अलावा है। वो कौन सी कंपनीज हैं? वो कंपनीज में उन्होंने 3-4-5 मुख्तलिफ कंपनीज हमें बताई थी। जो कंपनीज जिन्होंने मायदा नहीं किया हुआ अभी तक वो एक अलग है, लेकिन जाहिर है ये तो डील सिर्फ उन पे अप्लाई करती है। इसके अंदर वो जो पेमेंट भी होनी है जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को होगी जो इस मायदे। कल जब आप काबीना में बैठेंगे और ये पेमेंट्स अप्रूव कल ही जा रहा है काबीना में, ये वाला इशू क्योंकि अभी तक के एजेंडे में तो शामिल नहीं है, उसमें तो आगरा चेयरमैन की अपॉइंटमेंट और दीगर इस तरह के मामलात हैं, तो ये एडिशनल आइटम के तौर पर कल पेश होगा।
पहले तो ये कैबिनेट डिवीजन को ये जवाब देना चाहिए कि ये काबीना का एजेंडा जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, ये सारे मीडिया के पास होता क्यों है। लेकिन जी वो क्योंकि आज ही सीसीओई की मीटिंग भी थी और उसके बाद इसकी फॉर्मल रेटिफिकेशन जो थी वो ईसीसी के अंदर होनी थी। तो ये दोनों मीटिंग के मिनट्स अभी फाइनलाइज जब हो जाएंगे तो फिर वो मिनट सर्कुलेट होंगे अप्रूवल के लिए, और वो अलग से आपको एजेंडा में नहीं नजर आएगा। वो वहां पर एजेंडा आइटम जो होगा वो एजेंडा आइटम होगा रेटिफिकेशन ऑफ सीसीओई मिनट्स और रेटिफिकेशन ऑफ ईसीसी मिनट्स। बिल्कुल ठीक है। असद उमर साहब, इसमें पेमेंट्स टोटल कितनी होंगी? क्या ये फिगर सही है? 403 अरब की पेमेंट्स होंगी और उसमें से तकरीबन 161 अरब फौरी अदा कर दिए जाएंगे। तो जब आप काबीना में कल इसको अप्रूव करेंगे तो 161 अरब इन कंपनीज को फौरन दे दिए जाएंगे। कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको ये 161 अरब मिलेंगे? सर ये 403 अरब रुपए की बिल्कुल सही रकम आप बता रहे हैं, और उसमें से 40% जो है उसकी अदायगी पहले होनी है, फौरी तौर पर तो नहीं होगी। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं शुरू की पॉलिसी की जिनकी अदायगी जो है वो तकरीबन 1 माह के बाद हो जाएगी। बाकी जो हैं वो नेप्रा के पास जाएगा रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ के लिए, और जब नेप्रा की टैरिफ डिटर्मिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद वो अदायगी की जाएगी। और वो पूरी जो 46 कंपनियां जो हैं जिन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया 47 कंपनी जिन्होंने एमओयू साइन किया था, उसमें से जोरलू अगर आप और वो भी देखें, हो सकता है कि कल की कैबिनेट मीटिंग तक वो मुआहदा हो जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ था, सीसीओई मीटिंग तक नहीं हुआ था। तो उन सबको फिर ये अदायगी की जाएगी 160 अरब रुपए। उस 160 अरब रुपए में भी कैश अदायगी जो है वो 1/3 हिस्सा है। बाकी जो पेमेंट की जाएगी वो पीआईबी बॉन्ड्स हैं और वो एक डिफर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए की जाएगी। तो कैश जो है वो उस 160 का भी 1/3 हिस्सा होगा। असद उमर साहब, कल जब आप ये फैसला करने जाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली रजाक दाऊद साहब की कंपनीज उनकी फैमिली की हैं, सैफ पावर उमर अयूब साहब के रिश्तेदारों की कहा जाता है कंपनी है, नदीम बाबर साहब की ओरिएंट सबा पावर है, उनकी भी पेमेंट्स हैं और ये बिलियंस की पेमेंट्स हैं। तो कल जब आप लोग ये काबीना में अप्रूवल दे रहे होंगे ये सब उठ के चले जाएंगे। और आज की मीटिंग में उमर अयूब साहब तशरीफ फरमाते कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी और ईसीसी में? जी आज की मीटिंग में जब ये आइटम आया था तो रजाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब जो है वो फिर चले गए थे, उन्होंने शिरकत नहीं की इस आइटम की डिस्कशन के अंदर। उमर अयूब साहब मौजूद थे और ये मुझे याद है मैंने उमर अयूब से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा भाई मेरे तो किसी रिश्तेदार की नहीं है, पता नहीं, ये उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है और वो इस डिस्कशन का हिस्सा थे। बिल्कुल। और रजाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब, इनकी कंपनीज को जो आज पेमेंट्स अप्रूव की हैं, कोई फिगर है आपके पास कि कितने का फायदा होगा इनकी कंपनीज को जब ये पेमेंट्स इनको रिलीज होंगी? और जो एक्सेस पेमेंट्स थी इनकी कंपनीज को, वो एक्सेस पेमेंट्स तो कमीशन इंक्वायरी ने जो आइडेंटिफाई किया था वो तो हुकूमत ने रिकवर कर ली है अभी तक? इसके अंदर जी मुझे इनफरादी कंपनीज की जो है मुझे याददाश्त से याद नहीं है किसकी कितनी। मैं अगर नदीम बाबर की कंपनीज को 7 अरब रुपए इंस्टॉलमेंट तकरीबन बनेगी, जो 40% बनता है नदीम बाबर की कंपनी का वो 2.8 अरब की, और दूसरी पेमेंट 60% की वो 4.2 अरब। तो आप लोगों ने आज ये ख्याल रखा कि जनाब इनकी कंपनी को ये पेमेंट्स जानी है, तो पिछली जो एक्सेस पेमेंट्स है वो तो इनसे रिकवरी का सवाल किसने नहीं उठाया होगा? जी मैं बिल्कुल दोनों चीजों का जवाब देता हूं। पहली बात जो आप कह रहे हैं ना फायदा, ये वो जो मुआहदे हुए हुए हैं उन मुआहदे के तहत ये आपने रकम उनको अदा करनी ही करनी है। ये तो हमने उसकी पेमेंट डिले की हुई है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि 10% जो है हम सालाना उसके ऊपर सूद भी अदा कर रहे हैं क्योंकि अदायगियों में ताखीर हुई भी है। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई नई कोई रकम मिलने वाली है जो अब सीसीओई ने या काबीना ने फैसला किया कि इनको पैसा दे दिया जाए। ये पुराने जो मंजूर शुदा माहदे हैं पिछली हुकूमतों के साइन किए वो उसके मुताबिक इनको ये देनी ही देनी है, और जितनी देर आप ताखीर करते चले जाते हैं तो 10% सालाना के हिसाब से सूद भी उस पर बढ़ता चला जाता है। दूसरी जो चीज़ है जो आपने पूछा एक्सेस पेमेंट का, एक्सेस पेमेंट की जो एमओयू के अंदर एग्रीमेंट जो मैं आपसे कह रहा था ना, दो चीज़ें सिर्फ चेंज हुई है। एमओयू के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये एक्सेस पेमेंट जो हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक या वो जो मोहम्मद अली रिपोर्ट थी उसके अंदाजे के मुताबिक 52 या 53 अरब रुपए की एक्सेस पेमेंट हुई थी, उसका फैसला 52-53 अरब की सिर्फ एक ग्रुप को थी एक्सेस पेमेंट, मंशा ग्रुप को 50 अरब की। नहीं टोटल सर अगर आप कहते हैं पेज नंबर 12 ऑफ द रिपोर्ट, और ये भी इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं सर।
अरशद, मुझे उसका पता है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप जो एक्सेस पेमेंट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, जो एमओयू के अंदर रेफर हुआ है, वो एक्सेस पेमेंट सिर्फ वो हैं जो हुकूमत कहती है जो पॉलिसी अप्रूव थी, उस पॉलिसी अप्रूवल के मुताबिक पेमेंट नहीं की गई, जो उसके बाद टैरिफ डिटर्मिनेशन की गई वो उसके मुताबिक नहीं था। वो डिस्प्यूट जो है वो एक डिस्प्यूट, अभी मैं दूसरी अमाउंट पे आता हूं, वो 52 या 53 अरब रुपए बनते हैं और वो एमओयू के मुताबिक नेपरा ने इसका फाइनल फैसला करना था कि किसके पास होगी। उससे तब्दील ये हुआ है कि अब वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सबराई में कमीशन बनेगा और वो कमीशन ये फैसला करेगा और इसका फायदा जो हमारी निगोशिएटिंग टीम थी वो उन्होंने और लॉ मिनिस्ट्री ने भी इसको कंफर्म किया कि जो नेपरा का फैसला था वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज हो सकता था, जो अब उन्होंने वो राइट गिव अप कर दिया आईपीपीज ने। और आपको पता है जब भी हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं, चाहे वो रेको डेक हो या कोई भी हो, हम हारते ही हैं केस वहां पे। तो ये खतरा जो है, वजूहत तो आपको पता ही है ना कि हम केस क्यों हारते हैं, क्योंकि अंदर से लोग मिले हुए होते हैं। जब बिलियंस की बात हो तो कमीशन थोड़ा बहुत इधर करके टीम्स, अभी जब ब्रॉडशीट में भी आप तहकीकात कर रहे हैं और जो ब्रीफिंग्स आपको हुई हैं उसमें यही बताया गया कि जी आपकी लॉ मिनिस्ट्री में टीम मिली हुई थी, एजी ऑफिस में मिली हुई थी और मिली भगत से हम हारे, यही आपको ब्रीफिंग आई है ना। सो वो जो मिली भगत होती थी उसका जो खतरा था वो खतरा इसमें लेकिन खत्म कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब आपकी हुकूमत आने के बाद तो ये मिली भगत खत्म हो जानी चाहिए थी। हम अपनी लॉ टीम्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। मैं इससे पहले कि हम आगे चले, दो छोटे छोटे और सवालात। आपने कहा 50 अरब की यहाँ पे एक्सेस पेमेंट्स टू ऑल आईपीपीज एक्सेप्ट फॉर आईपीपीज इंस्टॉल्ड अंडर 94 एंड 95 पॉलिसीज एग्रीगेट्स टू रुपीज 565.88 बिलियन, और जब उनको भी मिलाते हैं तो ये 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन रुपीस की एक्सेस पेमेंट्स इनको ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फ्यूल चार्जेस और बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी, आईआर, वो सारी चीजें एक्सेस होके 1 ट्रिलियन की थी। आज हमें बताया जा रहा है कि 836 अरब की बचत हो जाएगी ओवर दीज ईयर्स। तो ये 1 खरब रुपया रिकवर, 1000 बिलियन कौन रिकवर करेगा इनसे, या वो माफ हो गए आफ्टर दीज एग्रीमेंट्स? अरशद साहब, ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं ये उस रिपोर्ट की अमाउंट बता रहे हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं उस रिपोर्ट के बाद जो एमओयू साइन किए गए, जिसके अंदर भी मुआवनत मोहम्मद अली साहब ने की थी, उसके अंदर कहीं असद उमर साहब, उसमें नदीम बाबर साहब ने भी तो मुआवनत की थी ना। वो पिच के दोनों साइडों पे खेल रहे थे, एज एन एक्सपर्ट भी गए, उनकी कंपनी भी वहां थी एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अगर गए थे अपनी मालिकाना हैसियत में तो गए होंगे। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मालिकाना हैसियत में उनकी कंपनी के सीईओ आए थे, ये हुकूमत की तरफ से एज एन एक्सपर्ट गए थे और यकूब बाबर के साथ कुर्सी रख के बैठे थे। अरशद, सवाल का जवाब तो मुझे देना है, वो जरूर नदीम बाबर से पूछ लेना भाई क्यों गया था। वो आते ही नहीं है, उन्हें कहना कि आके जवाब दे। मैं तो 2 हफ्ते से बुला रहा हूं। अरशद, आपको पता है कि ना उस मीटिंग के अंदर, जिन मीटिंग्स का आप जिक्र करें, ना मैं उसमें इनवाइटेड था, ना मैंने भेजा था। सो वो आपको पूरी तरीके से पता है कि आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं, उसका सवाल आप पूछ लें जिनसे पूछना है। अच्छा, अब जो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो अमाउंट थी, उसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब एमओयू साइन हुआ तो 53 अरब रुपए का स्पेसिफिकली एमओयू के अंदर कहा गया। अब आ जाए कि बाकी अगर किसी ने चोरी कर ली, अगर किसी ने ओवर इनवॉइसिंग की, तो क्या उसको माफ कर दिया गया है? आज जो मेरा सबसे अहम सवाल था सीसीओई के अंदर, वो सवाल ये था, और वो अभी मेरे पास मिनट्स आए। मैंने कहा भाईजान मुझे मिनट्स में ये लिखा हुआ सामने देखना है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, यानी या बयानिया वहां पे कहीं ये एग्रीमेंट में लिखा है, या ये इंदिया दिया गया है कि आपने अगर चोरी की है तो अब हम उसकी तरफ जो कानूनी हम इख्तियार रखते हैं उसको गिव अप करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया, लॉ मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया, और जो मैंने कहा मैं मिनट के अंदर आज डलवा रहा हूं, वो मिनट का रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा कि जवाब हमें यह दिया गया है, ना बराह रास्त ये बयानिए में कहीं लिखा है, ना कोई इनडायरेक्ट को इंदिया दिया गया है कि ऐसी कोई चीज है। जो हुकूक थे पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की हुकूमत के, टैक्स पेयर के, वो इससे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होते। अगर किसी ने चोरी की है तो उसको बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आपने बहुत अच्छा ये इकदाम उठाया है। यकीनन आप अगर मिनट्स में ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक अहसन कदम है आपकी तरफ से बतौर चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, क्योंकि ये वाले केसेस आपको पता है जैसे माजी में ऑडिटर जनरल का ऑफिस बाईपास हो गया था, इस केस में भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस बाईपास हो गया है, और आप लोगों ने इसहाक डार फार्मूले पे अमल करने की कोशिश की है जो मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने 2014 में दिया था कि जी पेमेंट्स करते दो ऑडिटर जनरल का
कोई इसमें राब्ता नहीं होगा, बाद में हम सदर साहब से अप्रूव करवा लेंगे। तो अब जितने भी इकदाम हैं ऑडिटर जनरल को बाहर रख के सदर मुमलिकत से फाइनली अप्रूव करवाएंगे, और ट्रांसपेरेंसी का जो एक मैकेनिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इस सारे अमल में, नेगोशिएशंस में, इस आईपीपी रिपोर्ट आने के बाद कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। सर, ये ना सीसीओई के सामने कोई ऐसी दरखास्त रखी गई थी, ना सीसीओई ने कोई ऐसी इजाजत दी है कि ऑडिटर जनरल का जो प्रोसेस है उसको बाईपास कर दिया जाए। एक उसूली तौर पर फैसला हो रहा है कि बाकी जो उनकी क्लेम जो इनवॉइसेस हैं उसका इतना 403 अरब रुपए का बनता है। जहां तक मेरा ताल्लुक है या सीसीओई का ताल्लुक है या हमारी फैसला साजी का ताल्लुक है, जो नॉर्मल उसका एक पेमेंट प्रोसीजर होता है उसको क्यों बाईपास किया जाएगा? वो वेरिफिकेशन प्रोसेस तो फिर भी रन होगा। बिल्कुल तो ठीक है। ना, एज आई सेड, कि ना उन्होंने मांगा था ये फैसला, ना ये फैसला किया गया है। अच्छा असद उमर साहब, आप और इमरान खान साहब माजी में एक बिजनेस टाइकून का जिक्र करते थे जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है, और जब 480 की साख डार साहब ने रिलीज की थी, इल्जाम लगाया गया था कि उस बिजनेस टाइकून को जो कि नून लीग को फंड करता है पैसा दिया गया। क्या क्या था खान साहब ने, जरा एक दफा नाज़रीन याद कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन सा बिजनेस टाइकून है। ये जो 480 अरब रुपया जो इन्होंने पावर सर्कुलर डेट का वापस किया है, इसकी अगर ऑडिट करवाएं तो आपको पता चलेगा कि इसमें से एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया इनकी इलेक्शन कैंपेन फंड की। मुझे ये बताएं कि 480 अरब रुपया जो सर्कुलर डेट में आपने आते साल ही दिया, उस पैसे में से कितना पैसा गया उस टाइकून को जिसने अरबों रुपया आपकी इलेक्शन पे खर्च किया। जी नाज़रीन, और असद उमर साहब ने भी इस 480 अरब रुपए की पेमेंट के हवाले से माजी में क्या सवाल उठाया था, आइए देखते हैं। गर्दिशी कर्जे जिसका पहले जिक्र किया था, 480 अरब रुपए बैक जुम्बुश कलम पे कर दिए, ऑडिट नहीं कराया, और ये कहने के ऊपर कि जी हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जी कोई ऑडिट नहीं करवाया, और ये मुझे नाज़रीन बिल्कुल चीज़ें नहीं पता थी, और मैं असद उमर साहब का और इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कौम को ये आगाही दी थी कि जनाब ये 480 अरब की पेमेंट बगैर ऑडिटर जनरल के अप्रूव हो रही है। तो हमारा ख्याल था कि आइंदा यकीनन ऑडिट होगा इसका, और ऑडिटर जनरल जब ये 403 अरब की आज पेमेंट रिलीज की होगी तो ऑडिटर जनरल का ऑफिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ होगा। मैं उस सवाल का तो जवाब लेता हूं असद उमर साहब से, लेकिन नाज़रीन आज जो पेमेंट रिलीज हुई है, एक साहब हैं बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी उसमें भी फ्रंट सीट पे मौजूद थे। अगर हमारे प्रोड्यूसर अली उस्मान साहब आपको ये विजुअल मुलाकातें हुई उसमें भी वो फ्रंट सीट पे साहब मौजूद हैं। अब ये जो पेमेंट्स हो रही हैं 403 अरब की, इसमें से भी 60 अरब रुपया इन साहब को जा रहा है, और इसमें इनकी जो कंपनीज हैं चार, वो कौन कौन सी हैं? वो चार कंपनीज नाज़रीन ये हैं, ललपीर, पाकजेन, निशात चुनिया पावर लिमिटेड और निशात पावर लिमिटेड। इनको कुल 60 अरब रुपए की अदायगी होगी, जिसकी 40% फौरी तौर पर होगी, जो कि 24 अरब रुपए बनती है। बाकी 60% रकम यानी 36 अरब रुपए की अदायगी बाद में होगी। नदीम बाबर की कंपनियों को कुल मिला के 7 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी, जिनमें से 40% रकम जो कि 2.8 अरब रुपए बनती है फौरी तौर पर अदा की जाएगी। बाकी की 60% रकम 4.2 अरब रुपए की अदायगी बाद में होगी। और जो हमारे जराये के जरिए हमारे पास चंद दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक कैप्को को तकरीबन 100 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी, लिबर्टी पावर को टोटल 25 अरब की, एटलस पावर को 15 अरब की, हबको को तकरीबन 25 अरब की, 75 अरब की। तो ये नाज़रीन, और इसमें बाकी ब्रेकडाउन भी है। लेकिन जो मैं सवाल जिसका बार बार असद उमर साहब से पूछ रहा हूं, ये पावर सेक्टर की रिपोर्ट नाज़रीन मैंने नहीं बनाई थी, ये इसी हुकूमत पीटीआई का क्रेडिट है कि पहली दफा इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल इमरान खान साहब की पे बतौर वजीर आजम ये अनर्थ हुआ था। सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है पाकिस्तान की तारीख का। 1000 बिलियन एक्सेस पेमेंट्स इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाइड हैं, और इसमें निशात चुनिया पावर जो एक्सेस पेमेंट्स आईपीपी समरी 2002 एक आपको बताता हूं, निशात चुनिया को तकरीबन 11.53 की एक्सेस पेमेंट्स, निशात पावर को 10.51 बिलियन की, और ये बनती हैं टोटल 22 अरब की। इसके बाद ओरिएंट पावर को जो एक्सेस पेमेंट्स हैं वो 3.97, और ओरिएंट पावर किसकी कंपनी है? नदीम बाबर साहब की, जो कि आज उठ के चले गए क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होगा कि बाकी दोस्त यार बैठे हैं वो उनके मुफादात का ख्याल रखेंगे। फैसला साजी में रज़ाक दाऊद साहब भी उठ के चले गए, बड़े डोनर भी रहे हैं माशाल्लाह।
तो उनका भी ख्याल यही होगा कि बाकी दोस्त यार उनकी कंपनी और उनके मुफादात का ख्याल रखेंगे। बिलियंस की पेमेंट्स हैं। और यही नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब को इन्होंने खत लिखा था 8 अप्रैल 2020 को, जिसमें इन्होंने इस 2 बिलियन की एक्सेस पेमेंट्स को कंटेस्ट किया था। लेकिन बाद में बड़े इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि जनाब इसमें से 0.93 बिलियन निकाल लिया जाए तो टोटल नेट बनता है 1.07 बिलियन का। और ये जो फिगर्स ली गई हैं, द फ्यूल कॉस्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और एक्सेस फ्यूल कॉस्ट जो है वो भी उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्यूट कर रहे हैं उमर अयूब साहब को लिख के। तो असद उमर साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आप ही ने माशाल्लाह हमें ये आगाही दी थी इस पूरे प्रोसेस में, आज की तारीख तक कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, और आज 403 बिलियन की पेमेंट आपने भी अप्रूव कर दी, ईसी ने भी, और कल माशाल्लाह इंशाल्लाह कल काबीना भी इस पे ठप्पा लगाएगी कि नदीम बाबर, रजाक दाऊद और दीगर को ये पेमेंट दें, क्योंकि बहुत जरूरी है। पिछली हुकूमतों के मुआहदे थे और इसको हमने कंप्लाई करना है। आप माजरत के साथ आपका होमवर्क इस पे जो है ना अरशद, वो ठीक नहीं हुआ है। कोई ऑडिटर जनरल का प्रोसेस बाईपास नहीं हुआ है। ऑडिटर जनरल जो है वो पॉलिसी फैसले करने से पहले इन्वॉल्व नहीं होते। ऑडिटर जनरल इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअल पेमेंट में। आज ने कहा कि आज 403 अरब रुपए रिलीज कर दिए गए। ये कौन से 403 अरब है जो रिलीज हुआ है आज? मुझे बता देना, 1 रुपया भी बता दें कौन सा रिलीज हुआ है। कोई चेक कटा है, चलें कल बता दें, कल कौन सा चेक कटेगा, परसों कौन सा कटेगा, अगले हफ्ते कौन सा कटेगा। 1 रुपया भी इसमें से रिलीज नहीं हुआ है। जो नॉर्मल पेमेंट का प्रोसेस है, जिससे सारी पेमेंट्स की जाती हैं, उसी के जरिए ये पेमेंट प्रोसेस गुजरेगा। जो जिस तरीके से 480 अरब रुपए वो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफा हुआ है। एजीपीआर प्रोसेस बाईपास, सीधा डिसीजन हुआ और बगैर एजीपीआर के प्रोसेस के थ्रू वो पेमेंट्स हो गई। यहां पे तो वो नॉर्मल प्रोसेस से गुजरना है, उस प्रोसेस को किसने बाईपास किया? आई डोंट नो, आपको किसने ये बता दिया है? अच्छा, मैं सिर्फ पूछ रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे। अब असद उमर साहब को मेरी क्या मजाल कि मैं उनको सवाल पे कंटेस्ट करूं, और वो उस पर से प्लानिंग के मिनिस्टर, चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, और रेशनलाइजेशन का जब आपने हुक्म दिया था वो भी पेट्रोलियम कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कि जनाब बिल्कुल सही, आपने तो कोई हुक्म नहीं दिया था। फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी आपने बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आपने दे दी, और जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो आपने कहा जी हमने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, उस पर अमल करना वजीर आजम का काम है। तो काबीना में आपने ये सवाल उठाया कि जनाब मैंने ये रिपोर्ट दे दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब, बाकी पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर आपके कुलीग हैं, शीरी मजारी, आजम सवाती, शफकत महमूद, और मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट वहां पे दैट इज गैदरिंग डस्ट, और आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि जनाब के नदीम बाबर शुड स्टेप असाइड टिल द टाइम फोरेंसिक ऑडिट इज डन, और वो पड़ी रहे कोल्ड स्टोरेज में। इसका कोई जवाब होगा सर आपके पास? सर मैं इसका जवाब दे देता हूं, लेकिन आप जो आईपीपी की रिपोर्ट से वहां पहुंच गए, मैं आईपीपी जाहिर बात है मैं उस पर कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। असद उमर को कौन कंटेस्ट करेगा? नहीं, मैं आपको सिर्फ आईपीपी की रिपोर्ट का तो 2 पहलू है। एक तो जो आप बात कर रहे थे कि ऑडिटर जनरल की पेमेंट बाईपास हो गई, तो ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ है। ऐसे कोई फैसला नहीं हुआ है कि ऑडिटर जनरल के थ्रू जो नॉर्मल पिछले साल छोटा सा सवाल, ऑडिटर जनरल ऑफिस के नॉलेज में है, ये नेपरा के नॉलेज में है जो ये भी काम हुआ है अभी? जी सर, नेपरा के चेयरमैन जो हैं वो सीसीओई की हर मीटिंग में बैठते हैं, आज भी वो वहां पर मौजूद थे। सो ये बिल्कुल उनके सामने हो रहा है। ऑडिटर जनरल का वहां पे कोई अमल दखल नहीं, जैसे मैंने कहा वो पॉलिसी डिसीजंस में नहीं इन्वॉल्व होते। सिर्फ फैसला क्या, जरा सब ताकि कौम घर पे बैठी ये समझ तो जाए कि आज फैसला हुआ क्या है। आज हमने किस बात की मंजूरी दी है? आज हमने ये मंजूरी नहीं दी है कि पेमेंट नदीम बाबर को की जाए या ना की जाए। ये पेमेंट का फैसला तो आज से सालों पहले हो चुका है, दस्तखत करे जा चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं, और पेमेंट सालों से पेमेंट हो रही है। और अगर उसमें कोई ताखीर होती है तो आज भी, कल गुजरे हुए कल नहीं, आज भी अगर कोई ताखीर होती है तो उस पर 10% सूद भी दिया जाता है। यानी हुकूमत पाकिस्तान मानती है कि यह पैसा हमने देना है। आज हमने फैसला क्या किया? आज हमने फैसला यह किया कि जो इनको पहले जितनी पेमेंट की जाती थी उसमें से कम कितना करना है। सिर्फ यह फैसला हुआ है आज कि पहले जितनी पेमेंट की जाती थी उस पेमेंट से कितना कम किया जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये तो अभी स्टोरी चलेगी। कल आपने काबीना में फैसला भी लेना है, बाकी चीजें भी होनी है। पेट्रोलियम कमीशन की आपकी मिनिस्ट्रियल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर अमल दरामद हो गया? अब तो मेरे ख्याल 4 हफ्ते से भी ज्यादा या 4 हफ्ते हो गए। सर मैंने आपको, जैसे आपने कहा कि मैंने आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही जवाब दिया था, और वो हकीकत है कि हमने जमा करवा दी है वो रिपोर्ट। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और फर्दर तहकीकात करने के लिए कहा था।
जो भी वजीर आजम के ख्याल में उनके तमाम इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पे वो फैसला करना चाहते हैं उनके पास आ जाएगी, तो फैसला कर लेंगे। और उसमें ये रिकमेंडेशन थी, और ये भी मैं बता दूं, मैं ऑन एयर ये भी बता दूं कि अरशद शरीफ को ये भी पता है कि हमने क्या रिकमेंडेशंस की थी। फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और टिल द टाइम फोरेंसिक ऑडिट हो, लेकिन मेरे जरिए नहीं पता चला था। And Nadeem Babar साहब should step aside till the time forensic audit is done. जो भी सिफारिशात थी, लेकिन सिफारिशात आपको पता है कि वो जमा करा दी गई हैं, और जब वजीर आजम अपने मुतमईन हो गएंगे, तमाम उनके पास मालूमात आ गई हैं, तो वो यकीनन उस पर फैसला भी कर देंगे। वजीर आजम ने ही बनाई थी ये कमेटी, कोई हमारे कोई प्रेशर डालने से नहीं बनी थी। ये वजीर आजम का अपना फैसला था कि तहकीकात करवाई जाए और शफाफ तहकीकात करवाई जाए। तो जब उन्होंने खुद तहकीकात ऑर्डर की है तो वो उसको क्यों छुपाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल चेयरमैन ओगरा के लिए भी आपके पास समरी कैबिनेट में आ गई है, और मेरी इतलात है कि उसमें 3 नाम है। जो इनिशियल पहले 5 नाम थे उसमें एक नाम ऐसा था जो कि शामिल नहीं था, और अब एक ऐसा नाम आ गया है जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी के मिड कैरियर ऑफिशियल मंसूर खान साहब, उनको शामिल कर दिया गया है। और पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट और आप लोगों की रिपोर्ट और जो एक एक्सीडेंट हुआ था शेल का, वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व हैं, और अब बिल्कुल एक्टिव लॉबिंग के साथ ही आ गया। इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? क्या इस चीज को आप लोग क्वेश्चन करेंगे जब कल आप लोग ये अप्रूवल देने जा रहे हैं चेयरमैन ओगरा की अपॉइंटमेंट की? मैं सच्ची बात है, मैं नॉर्मल मेरा प्रोसीजर ये होता है कि जब मैं पीर की शाम को यहाँ से निकलता हूँ ऑफिस से, तो मैं साथ वो कैबिनेट की फाइल साथ लेके जाता हूँ, और फिर मैं रात को जाके पढ़ता हूँ। तो मैंने भी वो फाइल पढ़ी भी नहीं है, तो आई एम श्योर जो आप कह रहे हैं वो सही होगा। उसके अंदर उसको पढ़ेंगे आज रात को, देखते हैं उसके अंदर के बाद मंतकी नजर आ रही है ये नहीं नजर आ रही। अच्छा मिनिस्टर साहब, जो ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शंस होने हैं और सदारती ऑर्डिनेंस भी आ गया जिसके काफी ऑपोजिशन जमातें सवाल उठा रही हैं, क्या ये एक सही स्ट्रेटेजी थी और थिंकिंग क्या थी कि ऑर्डिनेंस लिया जाए, उसे कंडीशनल रख दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ? क्या वो डेडलाइन है कि इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा? और एक छोटा सा सवाल जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने इलेक्शन करवाने, और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक स्टैंस लिया है कि जनाब वो समझते हैं कि आईनी तरमीम चाहिए इस हवाले से, और हुकूमत पाकिस्तान अब ऑर्डिनेंस ले आई है कि जनाब ये चीज इस तरह से हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन अब किसका पाबंद होगा? गवर्नमेंट के इस ऑर्डिनेंस का पाबंद होगा या कि जो उन्होंने पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में ली है? सर, मैं कानूनदान तो नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब ऑर्डिनेंस एक हो जाता है तो वो पाकिस्तान का लागू कानून बन गया, और उसको सबने फॉलो करना है। और उसको सिर्फ एक ही तरीका है उस कानून को रिवर्स करने का कि अगर कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ फैसला दे दे, और या तो स्टे ऑर्डर इशू हो जाए या वो स्ट्राइक डाउन हो जाए कानून। जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक ये फॉलो करना है। और जो आपने सवाल पूछा था, ऑर्डिनेंस का मकसद भी यही था कि शेड्यूल अनाउंस होने का वक्त करीब आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट अभी तक वो केस सुन रही है, और जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद कानून के अंदर तरमीम नहीं की जा सकती, इसलिए उससे पहले करनी थी। हमारे अपने वोटर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ ये वादा था कि हमने शफाफ सेनेट का इलेक्शन करवाना है, और उसके लिए जो भी हमारे इख्तियार के अंदर, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए इख्तियारात हैं, वो हम तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया है, हमने असेंबली के अंदर बिल भी लेकर गए। ऑपोजिशन जो है बहुत नाराज़ हो गई हमारे इस बिल ले जाने से कि आप जो है ये ज़मीर की जो बोली लगती है और सौदे होते हैं सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उसको क्यों रोकना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया था तो इसलिए ऑर्डिनेंस भी इशू कर दिया है। तो हम अपनी तरफ से हमारे आइन के इख्तियारात में रहते हुए जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के साथ जो वादा किया था कि साफ शफाफ सेनेट का इलेक्शन होगा उसको पूरा किया जाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और खसूसी इकदामात साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक इंडिपेंडेंट कानूनी राय क्या है इस हवाले से वो जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस चल रहा है उसमें बहुत से सवालात आ रहे हैं, वो सवालात अपनी जगह,
लेकिन आज हम एक इंडिपेंडेंट राय जानना चाहेंगे कि क्या आइन में वाकई कंफ्यूजन है कि सदर मुमलिकत को इस पर वजाहत की जरूरत हो। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने में इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। बैरिस्टर शुएब रज़ाक के साथ, क्या ये आइन पाकिस्तान जिसके तहत हम तमाम रियासती मामलात हुकूमती मामला चलाते हैं, हर शहरी की जिंदगी ये गवर्न करता है, क्या इसमें कंफ्यूजन है कि सीक्रेट बैलेट से होना है सेनेट का इलेक्शन या ओपन बैलेट से होना है? देखिए ना अरशद, 226 में लिखा हुआ है कि 2 इलेक्शन है जो आपने ओपन करने हैं, एक चीफ मिनिस्टर का और एक प्राइम मिनिस्टर का। बाकी सारे जो इलेक्शंस हैं वो आपने सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए करने हैं। दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली 226 में लिखा हुआ है कि जी आपने 2 इलेक्शन है, चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का। बाकी सारे इलेक्शन आपने सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए करना है और कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कर रहा है। और दूसरा, इलेक्शन कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इस पर कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? क्योंकि मैं पढ़ देता हूं, शायद सदर मुमलिकत साहब ने जो रेफरेंस भेजा और हुकूमत पूरी चाह रही है, उन्होंने पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी किया, फिर एक ऑर्डिनेंस लिया है कि जी ओपन बैलेट कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा, अब इसका मतलब है ऑल इलेक्शन, तमाम इलेक्शन आइन के तहत सवाए वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के शेल बी बाय सीक्रेट बैलेट। शेल का कानून में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैंडेटरी है। शेल का मतलब है मैंडेटरी है, यू नीड टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये थी ना कि जब वो अमेंडमेंट का बिल लेके आए तो उनको पता है हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है, तो उनकी बदनीति उधर ही शामिल हो गई। उन्होंने उसको, जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, उनको पहले पता था, बदनीति ये नहीं हो गई, उनको पहले पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हम ये चेंज कर सकते हैं। जब उनको पता चला कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। और मुझे एज ए वेरी हम्बल लॉयर मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकता है। सदर मुमलिकत ने एक एडवाइस के लिए भेजे हैं, आई थिंक बिल्कुल आर्टिकल 186 के तहत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय देनी है। देखिए ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी कैपेसिटी में आपको कोई प्रोविजन दे सकती है, आइन अमेंड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आइन तो ये आप इतने बड़ा मतलब गुनाह कबीरा की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने की है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, बट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जी अमेंडमेंट का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और 239 क्या कह रहा है कि आपने 2/3 मेजोरिटी के साथ आपने अमेंडमेंट करनी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगोरिकली कह रहा है कि 226 के तहत आपने सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए सेनेट का इलेक्शन कराना है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? बदनीति जरूर शामिल है। और तो दूसरा 270B वो भी कुछ इलेक्शंस का जिक्र करता है, वहां कोई कंफ्यूजन है? वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं, वो भी ये कैटेगोरिकल ये क्या कह रहा है कि ऑल द इलेक्शंस दे आर डीम्ड टू बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे इलेक्शन आइन के तहत होंगे। और आइन जिसमें कौन कौन से इलेक्शन शामिल हैं? जिसमें के शामिल हैं, मैं बल्कि पढ़ भी देता हूं, आप मुझे समझा दीजिएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शंस हेल्ड अंडर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सेनेट और कौमी असेंबली, एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शंस ऑर्डर 1977 एंड द कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑर्डर 2002, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 7 ऑफ 2002, द हाउसेस एंड द प्रोविंशियल असेंबली। हाउसेस का मतलब है दोनों हाउसेस आ गए ना, दोनों अपर एंड लोअर हाउस, पार्लियामेंट भी आ गई और सेनेट भी आ गया। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। तो फिर ये वजारत कानून जब ये सारी समरी बना रही थी, और अटॉर्नी जनरल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, खालिद जावेद खान साहब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, अच्छे वकील हैं, तो वो फिर इनको कंफ्यूजन कैसे हुई कि जी इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत जा सकते हैं, जबकि 270B बड़ा क्लियर है इस हवाले से। ठीक है ना, दो बातें शैल बी डीम्ड टू हैव बीन हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। कोई अंग्रेजी में कुछ कंफ्यूजन है? कोई मुझे तो कंफ्यूजन लग नहीं रही ना। देखें ना, बात ये हो रही है कि अगर एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, आप उसके अंदर एक कॉमा की भी एडिशन करेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट का प्रोविजन 238 और 239 में दिया गया है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आपने करना है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, सेनेट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है
कि किसी और के मैंडेट के अंदर जाके इंटरफेयर करे। इलेक्शन का मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और उसको डायरेक्शन मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होगा। आप इस पे सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन अनलिमिटेड पावर्स हैं, और लेकिन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली वो पावर्स एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करती हैं, जिसका आर्टिकल 5 बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वह आईन पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करे। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन, तमाम शहरियों की और तमाम यकीनन इदारों की भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है जब इलेक्शन कमीशन की बैरिस्टर साहब ने बात की। इलेक्शन कमीशन ने तो एक ऑब्वियसली आर्गूमेंट ले लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा उन्होंने कि जी इलेक्शन ऐसे होने, ऊपर से एक अब आ गया है ऑर्डिनेंस, तो इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन शेड्यूल का जो मामला है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर थोड़ी आगाही लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, एक अहम सवाल ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया वो कहते हैं जी इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। हुकूमत ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जनाब ये ओपन बैलेट से होंगे, तो अब इलेक्शन कमीशन प्रिवेल करेगा, ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा, इलेक्शन कैसे होंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारा है, आइनी इदारा अपनी डायरेक्शन आइन से लेता है, और आइन 59 में भी कह चुका है, 238 में भी कह चुका है, 239 में भी कह चुका है, 270B में भी कह चुका है कि ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होगा। और आप किसी आइनी इदारे को ऑर्डिनेंस के जरिए डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आइनी इदारा अपनी डायरेक्शन आइन से लेता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब, ये तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन ही इसको खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि आइन बहुत क्लियरली कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करती है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान में, किसी दुनिया में नहीं मिलती। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हमने इतनी दफा नहीं देखा, जस्टिस मुनीर ने इतना, बल्कि केल्सन्स थ्योरी भी है वो भी वहां मौजूद है लॉ में। आई थॉट, हम समझते थे एज वेरी हम्बल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ कि जी हमने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को दफन कर दिया है, तो अब ये नए तरीके से आ रही है। और इसमें देखें एक बात ये होती है अरशद, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, इसके साथ साथ एक दुआ ये भी करो और रिक्वेस्ट भी करो अरबाब इख्तियार से कि इस मुल्क के रिटायर्ड जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट कोई जॉब ना ऑफर करो। उसकी वजह से क्या हो रहा है आपके साथ कि आपकी प्री रिटायरमेंट जो जजमेंट्स हैं वो भी कंप्रोमाइज होती हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खतरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इस बात से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इस चीज से खतरा है, या जो वकला ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के साथ किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया, या दीगर जगह पे कर रहे होते हैं, या उस चीज से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है? देखिए, हमारा इस दुनिया में 126वां नंबर है, इस मुल्क में, इस मुल्क की जुडिशरी का 126वां नंबर है फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो ये हम सारे इसमें हिस्सेदार हैं और वी आर पार्ट ऑफ इट। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब आप पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लोगों को देते हैं तो उसके अंदर प्री रिटायरमेंट पे आपकी बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज हो चुकी होती हैं, और जिसकी वजह से अगर एक जज ये बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि आफ्टर द रिटायरमेंट मुझे किसी जगह जॉब मिलेगी और उस चीज को कंसिडर किया जा रहा है, तो ये आपकी जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और उसकी वजह से उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है। और वकला वी आर पार्ट ऑफ इट, हम उसका पूरा ब्लेम लेते हैं, वी आर पार्ट ऑफ इट। जो भी इधर बुराइयां हो रही हैं उसमें हम सब ने कंट्रीब्यूट किया। बैरिस्टर शेर रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं जिसका यकीनन जो भी आईनी इदारे हैं खुद ही हल निकालेंगे। हमारा मकसद था कि आपके सामने जो सवाल आते हैं और जो कानूनी बहस है उसका एक और ज़ाविया पेश करें। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.